हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है? तो ये है पार्ट 2 में, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ओरिजिनली कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, ठीक है। तो उसके एक पार्ट में क्या लिखा हुआ था, पार्ट सेकंड में ये आर्टिकल, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक आता है सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ सिटीजनशिप डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे हम लोगों को मिला हुआ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। लेकिन यूएसए में क्या है, वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो डुअल सिटीजनशिप कौन से किस टाइप के गवर्नमेंट में मिलता है? हम लोग जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला यूनिटरी, दूसरा है फेडरल, ठीक है। यूनिटरी में क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल सिटीजन होता है, क्योंकि इसमें जो पावर्स होती है वो मोर और लेस सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होती है। लेकिन फेडरल में स्टेट्स और सेंटर को इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इस वजह से किसी भी पर्सन को वहाँ पे स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है और उस कंट्री की भी सिटीजनशिप होती है, जैसे कि एग्जांपल में यूएसए है, ठीक है। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो हमारे कंट्री में जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमने ये किस कंट्री से लिया था? तो ये हमने लिया था यूनाइटेड किंगडम से, है ना, अंग्रेजों से हमने लिया था। फिर व्हेन डिड द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। तो सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है, हम लोग उस दिन पढ़ा था कि इसके पहले वाले वीडियो में कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बन के तो 26 नवंबर 1949 को ही मतलब तैयार हो गया, ठीक है। हमने उसे इनेक्ट भी कर लिया उस दिन, लेकिन ये पूरी तरीके से फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 में। तो लेकिन कुछ प्रोविजंस थे जो कि इस दिन से ही लागू हो गया, उसमें से सिटीजनशिप भी एक था, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का जो सिटीजनशिप है ना, ये कौन से लिस्ट में आता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये सिटीजनशिप का जो मैटर है वो किस में आता है? या आता यूनियन लिस्ट में, ठीक है। व्हाट इज मीन्ट बाय फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो कोई भी पर्सन के पास वो कंप्लीट सिविल और पॉलिटिकल राइट होगा, कब? जब उसके पास इंडिया का सिटीजनशिप होगा, ठीक है। Which article of the Indian Constitution provides for citizenship at the commencement of the Constitution। तो कौन सा आर्टिकल है इंडिया का जो कि प्रोवाइड करता है हमें सिटीजनशिप के बारे में? सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है वो आर्टिकल 5। फिर राइट ऑफ सिटीजनशिप टू ऑफ सर्टन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमारा कंट्री का जब पार्टीशन हुआ, ठीक है, तो उस टाइम में बहुत सारे पर्सन जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है, तो उनको जो सिटीजनशिप दी गई इंडिया की, वो कौन से आर्टिकल के तहत दी गई? आर्टिकल 6 के तहत। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। और बहुत सारे जो मतलब पर्सन जो कि है ना, मतलब इंडिया से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, तो उनका जो कैंसिल हुआ सिटीजनशिप वो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 7 के तहत। आगे हमारा प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। टू विच अथॉरिटी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओन इट्स एलिजेंस टू। तो सिटीजन है जो हम जो पूरी कंट्री के सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो अपना सिटीजनशिप जो है वो किससे ओन करते हैं? वो ओन करते हैं यूनियन गवर्नमेंट से, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से। अगर सिटीजनशिप किसी पर्सन को लेना है तो वो अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास ना जाके कहाँ पे जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट के पास। Which act provides for the acquisition and loss of citizenship after the commencement of the Constitution of India। मतलब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है कि सिटीजनशिप मतलब बाकियों को नहीं दिया जाने लगा। उसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए, ऑब्वियसली अभी भी दिया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है। ये कब से ऐसा किया जाने लगा? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बाद। Why Indian Constitution makers adopted the system of single citizenship। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो लोगों को सिंगल सिटीजनशिप भी क्यों दिया गया? द रीज़न वॉज टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। मतलब अगर ऐसा अगर रहता था कि कोई पर्सन है, मान लीजिए उसको यूपी का सिटीजनशिप मान लीजिए मिला हुआ है, ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट क्या करती? उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती, या बिहार के लोगों के साथ ही क्या होता है? यूपी में डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन अभी अगर हम लोग इस बात पर इंटीग्रेट हैं कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। As per Indian law, how many days should one reside in the country to be established as the resident of India? अगर किसी पर्सन को कहलाना है कि वो इंडियन रेसिडेंट है,
है, अभी वो सिटीजन नहीं बना है, ठीक है, अभी वो इंडियन रेसिडेंट बनेगा पहले। उसको कितने दिन तक रहना पड़ेगा कंटिन्यू इंडिया में? 182 डेज तक, ठीक है, लगभग 6 महीने, ठीक है। आफ्टर विच डेट अ पर्सन बोर्न इन इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज सिटीजन बाय बर्थ। तो अगर कौन से डेट के बाद अगर कोई पर्सन इंडिया में अगर उसका जन्म होता है तो वो ऑलरेडी उसको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। वो 26 जनवरी 1950 के बाद कोई पर्सन का जन्म हुआ है इंडिया में, ठीक है, तो वो ऑलरेडी उसको सिटीजनशिप अपने आप ही मिल जाएगा। द लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू पीपल इन इंडिया हु आर अफ्रेड टू रिटर्न टू देयर ओन कंट्री इज नोन एज। एक मतलब इलीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है वैसे लोगों के लिए जो कि दूसरे कंट्री से मतलब वहाँ के गवर्नमेंट से परेशान होकर अगर हमारे कंट्री में आ गए, ठीक है, रिफ्यूज़ेस के रूप में, तो उन्हें हम लोग जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो असाइलम प्रोवाइड करती है, ठीक है। एलएम सिंघवी कमेटी इज़ रिलेटेड टू। तो एलएम सिंघवी कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है डुअल सिटीजनशिप से, ठीक है, डुअल सिटीजनशिप से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 वॉज पास्ड। तो किसके रिकमेंडेशन पे, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया, वो पास किया गया? एलएम सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अकॉर्डिंग टू विच एक्ट डुअल सिटीजनशिप कैन बी ग्रांटेड टू पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ 18 कंट्रीज इफ़ इट इज़ अलाउड इन देयर होम कंट्री। तो ऐसा इसमें इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा कि कोई पर्सन है ना जो कि मतलब ऐसे 18 कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया गया जहाँ के जो लोग हैं, मान लीजिए यहीं से कोई इंडिया से बाहर गए हैं, वहाँ पे मतलब ये कहते हैं उसको एमिग्रांट होता है एक, है ना, इमिग्रांट, ठीक है। इस तरीके से कोई पर्सन अगर यहाँ से दूसरे कंट्री में गया इस 18 कंट्रीज़ में, ठीक है, तो उसको वहाँ के कंट्री का भी सिटीजनशिप मिलेगा और यहाँ के कंट्री का भी इंडियन का भी सिटीजनशिप मिलेगा, ठीक है, अगर वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ करती है तो ये कौन से एक्ट में बोला गया था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है, इसमें बोला गया था। आगे है वेज ऑफ अक्वायरिंग एंड लूजिंग सिटीजनशिप। मतलब क्या क्या प्रोविजंस है कि कोई पर्सन अब सिटीजनशिप ले सकता है इंडिया का और लूज़ कौन कौन से ग्राउंड्स पे कर सकता है, तो हमें ये पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप इज़ फॉलोड बाय इंडियन लॉ। तो इंडियन लॉ के द्वारा कौन सा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कौन सा रूल फॉलो किया जाता है सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए? तो ये फॉलो किया जाता है यहाँ पे जूस सैंग्विन सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ ब्लड, ठीक है। इसमें सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ ब्लड मीन्स कोई पर्सन अगर किसी के पेरेंट्स अगर यहाँ के हैं, इंडियन, उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो उनका जो चाइल्ड होगा वो अपने आप ही इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। विच कंट्री फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ जूस सोली सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ बर्थ फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप। लेकिन यूएसए में क्या है, वहाँ पे फॉलो होता है जूस सोली सिटीजनशिप, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ बर्थ। मतलब अगर कोई पर्सन है, अगर वो इंडियन है, नो मैटर वो अगर वो इंडियन है, लेकिन उसके मतलब पेरेंट्स अगर इंडियन है लेकिन उसका जन्म होता है यूएस में, तो उसको सिटीजनशिप यूएस का मिल जाएगा। एज पर द सिटीजनशिप नॉर्म्स ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप acquired by which means are eligible for running in the elections for the post of president of India। तो कौन से सिटी, अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन को, है ना, इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है, तो उसके पास किस टाइप का सिटीजनशिप होना चाहिए? उसके पास सिटीजनशिप हो या तो बाय बर्थ, है ना, मतलब उसका जन्म ही यहीं पे हुआ हो, है ना, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ ऑब्वियसली, और या तो वो नेचुरलाइजेशन से वो इंडिया का सिटीजनशिप उसको प्राप्त हुआ हो। As per the Citizenship Act 1955, the citizenship of a territory can be acquired in how many ways? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सिटीजनशिप जो है वो कितने तरीके से अक्वायर की जा सकती है, कितने तरीके से ली जा सकती है? तो ये फाइव वेज से। एज पर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 द पर्सन कैन लूज वन सिटीजनशिप इन हाउ मेनी वेज। और कोई पर्सन अपने सिटीजनशिप को कितने तरीके से खो सकता है ना, वो अपना सिटीजनशिप लूज़ कर सकता है, तो वो 3 वेज में सिटीजनशिप को लूज़ भी कर सकता है। वाट आर द 3 ways बाई विच अ पर्सन कैन लूज इट्स सिटीजनशिप? और वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कोई पर्सन अपना सिटीजनशिप लूज़ कर सकता है? तो वो है रिनंसिएशन, है ना, खुद से त्याग देना। टर्मिनेशन मतलब सिटीजनशिप उसका ख़त्म कर दिया गया। मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि दूसरे कंट्री का भी सिटीजनशिप ले लिया, मान लीजिए यूएसए का ले लिया, ठीक है, तो उसका सिटीजनशिप इंडिया का अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। फिर डेप्रीवेशन, ठीक है। Under the Citizenship Act 1955, for getting Indian citizenship by resignation, what is the minimum time period a person of Indian origin should spend in India? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन को, है ना, इंडिया का सिटीजनशिप लेना है, किससे? बाय रजिस्ट्रेशन से,
उसको कितने टाइम पीरियड तक इंडिया में रहना पड़ेगा, है ना, तो वो उसको 7 ईयर्स तक रहना पड़ेगा। विच रजिस्टर कंटेंट्स नेम्स ऑफ ऑल जेन्युइन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया, तो जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, उसको उन सबका जो नाम है वो कहाँ पे कौन सा रजिस्टर में लिखा गया है, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं NRI, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडिया। NRI का मतलब नॉन रेजिडेंट्स इंडियन भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो NRI का मतलब वो क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडिया। व्हेन वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स प्रिपेयर्ड, तो पहला ड्राफ्ट है ना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का कब प्रिपेयर किया गया था, ये प्रिपेयर किया गया था 1951 में, NRC है ना, NRC, ठीक है, ये कब पहले प्रिपेयर किया गया था, 1951 में। सिटीजन्स ऑफ विच स्टेट आर अंडर द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो कौन से स्टेट के सिटीजन्स का नाम यहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया में लिखा गया है, वो असम के भी पर्सन्स का नाम लिखा गया है। उसके बाद है क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर किसी पर्सन को ऐसा कहलाना है कि वो इंडियन ओरिजिन का है तो उसके कौन कौन से ग्राउंड हो सकते हैं। पहला तो है ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। देखिए इसमें क्या है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 और एट एनी टाइम देयर आफ्टर। तो कोई भी पर्सन अगर कोई भी दूसरे कंट्री में, ठीक है, तो उसको इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा कब, अगर उसका जन्म इंडिया में हुआ है और कब 1950 से बाद में, 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, तो बिलोंग टू टेरिटरी डेट बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1957। मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे कि मान लेते हैं वो USA का अभी सिटीजन है, ठीक है, लेकिन उसका जन्म जो हुआ था वो सिक्किम में हुआ था। सिक्किम तो उस टाइम में पार्ट नहीं था ना, इस टाइम में जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, लेकिन बाद में तो पार्ट बन गया था, ठीक है, तो भी ये इंडियन ओरिजिन ही कहलाएंगे, ठीक है। फिर अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ अ पर्सन डिस्क्राइब्ड अबव, मतलब इस तरीके से अगर किसी बच्चे का अगर उसके ग्रैंड चाइल्ड है, अगर किसी के उसके ग्रैंड फादर भी अगर हैं तो भी मतलब इंडियन है, ठीक है, ये इंडिया में उनका जन्म हुआ है तो भी वो कहलाया जाएगा इंडियन ओरिजिन। फिर हैज़ नेवर बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर कोई पर्सन अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश का कभी भी सिटीजन नहीं रहा है, ठीक है, तो भी क्या होगा, वो इंडियन ओरिजिन का कहलाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What do you call a person whose ancestors were once Indian citizens but at present are citizens of another country? तो कोई हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे जिसके एंसेस्टर है ना, या तो हो गए उसके दादा के दादा, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो तो सिटीजन हो गए इंडिया के, लेकिन अभी वो दूसरे कंट्री के सिटीजन है, तो वैसे इंडियन को क्या बोलेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, PIO। सच PIOs who received special rights under the Citizenship Amendment Act 2003 are called as, तो वैसे पर्सन्स, वैसे PIOs है ना, वैसे PIOs मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनको कुछ स्पेशल राइट्स दी गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI। Which amendment bill provided for voting rights to NRIs with a condition that they must be physically present at the time of voting? तो जितने भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, ठीक है, NRIs जितने भी हैं वो वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि उनको फिजिकल यहाँ आके वोटिंग करना होगा इंडिया, ना कि हम वहीं से ऑनलाइन वोटिंग कर दे, ये नहीं हो सकता, ठीक है, उनको यहाँ पे आके वोट करना पड़ेगा। और ये कौन से बिल में लिखा गया है, पीपल अमेंडमेंट बिल 2010 में लिखा गया ये चीज़। Through which form an eligible voter residing abroad can apply to get name in the voter list। अगर कोई पर्सन जो कि अब्रॉड में रह रहा है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहा है, लेकिन उसको वोट डालना है, ठीक है, तो वो वोट डालने के लिए कौन से फॉर्म में अप्लाई करेगा, फॉर्म 6A। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड द फैसिलिटी फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस टू रजिस्टर देमसेल्व्स इन इंडियाज़ वोटर लिस्ट। तो गवर्नमेंट ने कब ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, NRIs को, कि वो इंडिया के वोटर लिस्ट में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, वो कब किया था, 2011 में, 2011 में। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्ज द PIO कार्ड स्कीम विथ OCI कार्ड स्कीम। OCI कार्ड स्कीम का क्या मतलब हुआ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और PIO का क्या मतलब हुआ, ठीक है, PIO का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक सेकंड वेट, यहाँ पे द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों का जो बिल था ना उसको मर्ज कर दिया गया, स्कीम को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। ये कब मर्ज किया गया, 15 जनवरी 2015 को, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज और मोर इन अ ईयर अ पर्सन रिसाइडिंग इन फॉरेन सॉइल रिसीव द स्टेटस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन। तो नॉन रेजिडेंट अगर मान लीजिए कोई पर्सन कितने टाइम तक बाहर रहता है, मान लीजिए हम अभी गए अब्रॉड घूमने के लिए, तो मुश्किल से 1 मंथ के बाद आ जाएंगे,
लेकिन हम तो NRI नहीं कहलाए, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन कंटिन्यूसली अगर 182 डेज़ या उससे ज़्यादा, मतलब अगर मान लेते हैं हम 6 मंथ्स तक, ठीक है, अगर इतने टाइम तक लगातार अगर वो बाहर रहता है, अब्रॉड कंट्रीज़ में रहता है, अब्रॉड में रहता है, तो उसको एक दे दिया जाएगा टैग, किसका, नॉन रेजिडेंट इंडियंस का, NRI का, ठीक है। विच काइंड ऑफ वीज़ा इज़ इशूड फॉर बिजनेस, टूरिस्ट, मेडिकल एंड कॉन्फ्रेंस कैटेगरीज हैविंग अ वैलिडिटी ऑफ 30 डेज़। तो अगर कोई पर्सन एज अ टूरिस्ट जा रहा है, ठीक है, या फिर किसी मेडिकल के लिए, या फिर कोई बिजनेसमैन कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन जा रहे हैं, तो उनको कौन सा वीज़ा मिलता है, उनको मिलता है वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है। विच वीज़ा इज़ प्रोवाइडेड टू पीपल विथ OCI स्टेटस। तो जो पर्सन जिसको एक कुछ मतलब वैसे सिटीजन्स हैं ना, वैसे नॉन रेजिडेंट इंडियंस जिसको OCI मीन्स ओवरसीज़ इंडियन सिटीजन का दर्जा मिला हुआ है, उनको किस टाइप का वीज़ा मिलता है, उनको मिलता है U वीज़ा, ठीक है, U वीज़ा। When was E-टूरिस्ट वीज़ा स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया। तो इंडिया में E-टूरिस्ट वीज़ा स्कीम कब लॉन्च किया गया, 15 अप्रैल 2015 में। When is प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड। तो प्रवासी भारतीय दिवस नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में है ना वापस आए थे इंडिया, इस वजह से। हुज रिटर्न टू इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन द प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस किस खुशी में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन ही महात्मा गांधी इंडिया लौटे थे, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। वेयर डिड द 15th प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड। तो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया था, वाराणसी में, और ये कब, जनवरी 2019 में, ठीक है। व्हाट वाज द थीम ऑफ 15th प्रवासी भारतीय दिवस। और 15वां प्रवासी दिवस का क्या थीम था, ठीक है, उसका थीम था रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। विच कमेटी रिकमेंडेड द सेलिब्रेशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। तो किस कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि हमें NRI डे मनाना चाहिए, मीन्स हमें प्रवासी भारतीय दिवस मनाना चाहिए, ये बोला था LM सिंघवी कमेटी ने, ठीक है, जो कि ये इन्होंने दिया था 2003 का अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 एंड 2019, ठीक है, दोनों एक्ट को पढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स टिल नाउ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैज़ बीन अमेंडेड। तो हम लोगों का जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था वो कितनी बार अमेंड हो चुका है ना, 9 टाइम्स अमेंड हो चुका है। व्हाट वाज द मेजर पर्पस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप एक्ट में, उसका मेजर पर्पस क्या था, उसका वहाँ पे उस टाइम में क्या बात की गई थी कि हमें डुअल सिटीजनशिप पे कुछ बात करनी चाहिए ना, ये देना चाहिए डुअल सिटीजनशिप। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 exempt citizens of which two countries under the provision of dual citizenship। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 में क्या बोला गया कि बाकी कंट्री का तो हम देख लेंगे, ठीक है, लेकिन कोई पर्सन अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का है तो उसे डुअल सिटीजनशिप कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। आगे है विच अमेंडमेंट एक्ट सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर विथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर से उनका नाम चेंज करके किया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 में इसको नाम को चेंज कर दिया गया। द सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री आर नॉट एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन्स अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, ठीक है। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2015 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन से कंट्री के जो पर्सन्स हैं, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है, किसके लिए, OCI के लिए, मीन्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, तो वो पाकिस्तान। व्हेन वाज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 को कब पास किया गया पार्लियामेंट में, तो 11 दिसंबर 2019 में। When did Citizenship Amendment Act 2019 came into force। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ना CAA 2019 कब ये मतलब इफेक्ट में आया, ये 10 जनवरी 2020 से इसका जितने भी प्रोविजंस थे वो लागू होने लगे, इफेक्ट में आ गया ये। हाउ लॉन्ग अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश शुड स्टे इन इंडिया फॉर गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अगर कोई पर्सन जैसे कि जो पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, फिर अफगानिस्तान का, अगर उसको इंडियन सिटीजनशिप लेना है तो उसको मिनिमम कितने टाइम तक इंडिया में रहना होगा, उसको मिनिमम 6 ईयर्स तक इंडिया में रहना होगा, तभी वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। एट प्रेजेंट व्हाट ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूस स्टे इन इंडिया इज़ मैंडेटरी फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो आज के टाइम में क्या है कि कितने टाइम तक किसी भी पर्सन को इंडिया में रहना पड़ेगा तो ताकि वो इंडियन सिटीजनशिप उनको मिले। तो ये 1 ईयर नहीं होगा, ये 10 ईयर्स होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास एक मतलब टेबल दिया हुआ है, उसमें डिफरेंस बताया गया है कि OCI है ना, ओवरसीज इंडिया सिटीजन, और फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसमें पहले देख लेते हैं हम OCI वाले में। तो अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को रजिस्टर किया गया है 7A में, है ना, सेक्शन 7A में, और कौन से एक्ट में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, ठीक है। और उसके बाद है कि हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलेंगे, पहले हम इसी को देख लेते हैं, ठीक है। एन OCI कार्ड होल्डर कैन विजिट, जस्ट वेट, इधर देखिए, इसमें हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें है कि अ पर्सन हु और हु इज़ एनी ऑफ द एंसेस्टर वाज एन इंडियन नेशनल और हु इज़ प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप नेशनलिटी। तो इसमें क्या है कि हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलेंगे, जिसके कोई भी एंसेस्टर, ठीक है, या फिर उसके मतलब पेरेंट्स हो, या फिर कोई भी उसके दूर के भी एंसेस्टर हो, या तो उनके पास इंडिया का सिटीजनशिप था, या तो इंडिया का वो नेशनलिटी उनके पास था, तो वो क्या होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा। फिर है कि एन OCI होल्डर मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कैन विजिट इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो OCI जो है उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, ठीक है, वो कभी भी आकर के इंडिया विजिट कर सकते हैं। बट PIO होल्डर्स डू नॉट नीड अ वीज़ा इफ़ दे विश टू विजिट इंडिया फॉर अप टू 15 ईयर्स फ्रॉम द इशुएंस ऑफ PIO कार्ड। यहाँ पे पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन को ना एक PIO कार्ड इशू किया जाता है कि इस कार्ड के इशू होने से 15 साल तक अगर उसको इंडिया विजिट करना है, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स PIO को, तो उनको कोई भी वीज़ा नहीं चाहिए होगा इंडिया आने के लिए। फिर है OCI के बारे में, दे कैन स्टे इन इंडिया फॉर एनी ड्यूरेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन इन FRRO। मतलब अगर कोई पर्सन OCI है, ठीक है, ओवरसीज इंडियन सिटीजन है, तो वो यहाँ पे इंडिया में कितने टाइम तक भी रह सकता है, ठीक है, बिना कहाँ पर रजिस्टर किए, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस और लोकल अथॉरिटीज़ कैन विजिट इंडिया विदाउट वीज़ा फॉर लाइफ लॉन्ग। मतलब पूरे लाइफ टाइम तक वो मतलब बिना वीज़ा के वो आराम से ट्रैवल कर सकता है, इंडिया आ सकता है। उसके बाद है लेकिन PIO के साथ क्या केस है, दे कैन स्टे फॉर अप टू 180 डेज़ इन इंडिया विदाउट रजिस्ट्रेशन टू FRRO। लेकिन ये बस 180 डेज़ तक ही रह सकते हैं PIO बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए, कहाँ पे, FRRO में, मीन्स फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, बिना वो इन्फॉर्म किए हुए, ठीक है। और इनको वीज़ा चाहिए होगा हम जब भी ये विजिट करेंगे इंडिया। एज़ पर सेक्शन 5, ये OCI के लिए है, एज़ पर सेक्शन 51G ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 अ पर्सन रजिस्टर एज एन OCI कार्ड होल्डर फॉर 5 years एंड हु इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज़ एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। मतलब अगर कोई पर्सन, ठीक है, OCI कार्ड होल्डर है, कितने टाइम तक, 5 साल तक, ठीक है, और वो अभी इंडिया में रह रहा है, ठीक, जब तक अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, मतलब सिटीजनशिप के लिए, अगर वो 12 months रह जाता है तो इंडिया में, तो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है, ठीक है, उसको मिल सकता है। एज़ पर सेक्शन 51A एंड 51C ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ही और सी हैज़ टू बी ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर कोई आदमी POI है, मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है बस, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 7 years तक इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी वो एप्लीकेशन डालने के लिए सिटीजनशिप के लिए वो एलिजिबल है। उसके बाद है कैन अंडरटेक ऑल एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट रिसर्च वर्क फॉर विच स्पेशल परमिशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द इंडियन मिशन पोस्ट FRRO कंसर्न। तो ओवरसीज इंडियन सिटीजन जो है OCI, ठीक है, वो इंडिया में कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कि अगर कुछ ऐसा रिसर्च जिसके लिए परमिशन ग्रांट करना ज़रूरी है, किससे, इंडियन मिशन से या फिर पोस्ट से या फिर FRRO से। उसके बाद है कि इसमें PIO के लिए क्या प्रोविज़न है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए कैन अंडरटेक ओनली दोज एक्टिविटीज़ एज पर द टाइप ऑफ वीज़ा ऑब्टेंड। मतलब वो जिस वीज़ा को लेकर के यहाँ पे आए हैं, अगर वो टूरिस्ट वीज़ा लेके आए हैं तो बस वो टूर करके ही यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, वो यहाँ रह के कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक। तो हम यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं कि टेबल से कि OCI को जो है वो बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स दिए गए हैं इन कंपेरिजन टू PIO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।